नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है टू द कोर्स ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी। सो ये एक यूपीएससी ज्योग्राफी फाउंडेशन लेक्चर है। जैसा टाइटल बता रहा है कि इस लेक्चर में ये एक छोटा कोर्स है जिसमें हम लोग ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे कि ज्योग्राफी का ओरिजिन कहाँ से ज्योग्राफी जन्मा। ये जो टर्म है जियोग्राफी ये कहाँ से आया एंड हाउ इट गॉट ओरिजिनेटेड उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, कैसे ज्योग्राफी एज अ फील्ड ऑफ स्टडी इवॉल्व हुआ। क्योंकि ज्योग्राफी आपको पता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सोशल साइंस का। और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस पेपर वन का एक काफ़ी ज़्यादा वेटेज ज्योग्राफी को गिव दिया जाता है। प्रीलिम्स में भी ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ज्योग्राफी का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन को हम समझेंगे आज के हमारे इस कोर्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम कोई भी फील्ड ऑफ साइंस की बात करें, ये जो भी साइंटिफिक इवोल्यूशन हुआ है, जो भी नई नई चीज़ों की खोज हुई है, उसका मेन रीजन है, उसकी जो मेन वजह है वो है एंशियंट ह्यूमन क्यूरियोसिटी। जो एंशियंट ह्यूमंस थे उनके अंदर जो क्यूरियोसिटी थी, उस क्यूरियोसिटी के दम पे ही हमको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक इवोल्यूशन देखने को मिला। क्योंकि देखो, अगर हम एकदम अर्ली सिविलाइजेशंस की बात करें, एकदम बिगिनिंग की अगर हम बात करें, तो जो ह्यूमन बींग्स थे उनका सिर्फ एक ही पर्पस था कि कैसे करके खाना खोजें, खाएं एंड सरवाइव करें। तो द ओनली गोल ऑफ अर्ली मैन वॉज सर्वाइवल। तो वो बेसिकली हंटिंग करता था। फिर कोई परमानेंट सेटलमेंट्स तो थे ही नहीं। अगर एकदम अर्लीस्ट मैन की अगर मैं बात करूं, वो खाने की खोज में भटकता रहता था, और जहां उसको खाना मिल जाता था एंड सर्वाइवल, वो अपने आप को बचाता था, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन से बचाता था, वाइल्ड एनिमल से अपने आप को बचाता था। बट धीरे धीरे जब लोगों ने खेती करना शुरू किया, फार्मिंग का जब उनको फार्मिंग प्रैक्टिसेस पता चला कि कैसे हम क्रॉप्स अनाज उगा सकते हैं, कैसे अनाज को पका सकते हैं, तो जैसे जैसे परमानेंट सेटलमेंट्स पिक्चर में आए, सिविलाइजेशंस बनना शुरू हुआ, तो लोगों के पास काफी फ्री टाइम रहने लग गया। क्योंकि भाई खाना पीना की अब उनको टेंशन रही नहीं, बढ़िया भरपेट खाना खा लिया। तो दिन भर उनके पास करने को कुछ होता नहीं था। अब कोई भी इंसान फ्री तो बैठ नहीं सकता। अब आप ही मतलब फ्री हम नहीं बैठ सकते। ज्यादा से ज्यादा सो लिया, कितना सोओगे भाई? आपने नींद पूरी कर ली, उसके बाद कुछ ना कुछ तो चाहिए। आप या तो यूट्यूब देखोगे या कोई मूवी देखोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे आप टाइम पास करने के लिए। वैसे ही जो अर्ली ह्यूमंस थे, वो ऑब्जर्व करते थे, वो देखते थे आसपास के जो इवेंट्स थे उसको देखते थे। एंड फिर जब वो देखते थे तो दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस। तो द पीपल ऑफ अर्लियर सिविलाइजेशन, दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस लाइक वेयर आर वी, हम लोग कहाँ पे हैं, वॉट लाइज बियॉन्ड माउंटेन्स, वो जो माउंटेन दिख रहा है उसके पार क्या है, वेयर डज द रिवर गो। वो नदी, जब बहती नदी को देखते हैं तो वो उनके अंदर एक प्रश्न जागता था कि ये नदी कहाँ तक जा रही है, वेयर डज द रिवर गो, हाउ फार इज द सी। जो वो समुंदर को देखते थे तो उनके अंदर एक प्रश्न, वो पूछते थे कि भाई समुंदर कितना दूर तक है, हाउ फार इज द सी। तो व्हेन द people of earlier ages, they started asking
सम लॉजिकल क्वेश्चंस, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एक रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी अंडशंड पूछ रहे हैं, बिल्कुल वो जो भी उनके अंदर प्रश्न जा थे वो एकदम वैलिड प्रश्न हैं। इसके साथ साथ जैसे जैसे सिविलाइजेशंस इवॉल्व होती गई, जो अर्ली ह्यूमंस हैं दे स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन। मतलब वो जब भ्रमण करना शुरू किया उन्होंने, वो जब वो लंबी यात्रा करते थे तो नई नई चीजें देखते थे। ट्रेड, सो व्हेन दी ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस, दे स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन, ट्रेड, वारफेयर्स, नेविगेशन, तब उनकी जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। एंड दिस लेड टू दी एंशियंट ह्यूमन क्यूरियोसिटी। तो अब हमको बिल्कुल पिक्चर समझ में आई कि जो अर्ली, अगर हम सिविलाइजेशंस की बात करें एकदम स्टार्टिंग से अगर हम देखें इवोल्यूशन, तो जैसे जैसे लोगों के पास समय रहने लग गया, जैसे जैसे उनकी लाइफ थोड़ी सी कंफर्टेबल हो गई, वो आसपास की चीजें देखते थे एंड सवाल उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे सिविलाइजेशन थोड़ा सा एडवांस होता गया, तो वो फिर एक्टिविटीज उन्होंने करनी शुरू करी, एंड जिसकी वजह से उनकी जो जिज्ञासा है, जो क्यूरियोसिटी है, वो और बढ़ती गई टू स्टडी अबाउट द अर्थ, टू नो मोर अबाउट द अर्थ। तो ऑल दिस लेड टू द क्यूरियोसिटी, उनकी जो क्यूरियोसिटी बढ़ गई टू नो मोर अबाउट द अर्थ। एंड वहीं से ज्योग्राफी का जो टर्म है, ज्योग्राफी, वो पिक्चर में आया, क्योंकि लोगों के अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो गई कि भाई हमको अर्थ के बारे में और जानना है, अर्थ के बारे में और ज्यादा स्टडी करना है। एंड वहीं से ये टर्म आया ज्योग्राफी। अब अगर हम इस टर्म की बात करें ज्योग्राफी, इसका मतलब क्या है एंड ये टर्म को कौन लेके आया, तो बेसिकली अगर आप ज्योग्राफी की बात करें करते हैं, ये जो टर्म है ये दो ग्रीक वर्ड से बना है। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। जियो इज द फर्स्ट वर्ड, द सेकेंड वर्ड इज ग्राफियन। तो ये ग्रीक वर्ड्स हैं। तो ग्रीक भाषा में जियो एंड ग्राफियन का मतलब होता है, क्या मतलब होता है? तो अगर आप ग्रीक भाषा की बात करते हैं तो ग्रीक भाषा में जियो का मतलब होता है अर्थ। ग्रीक भाषा में जियो का मतलब होता है अर्थ। और ग्रीक भाषा में ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट, टू डिस्क्राइब और ड्रॉ। सो दिस इज द थिंग। तो यहाँ से अब हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी जो ये टर्म है, ये एक दो ग्रीक भाषा के शब्दों से मिलके बना है, जियो एंड ग्राफियन। जियो का मतलब है अर्थ, ग्राफियन का मतलब है टू राइट, डिस्क्राइब और ड्रॉ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है? ज्योग्राफी का मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। द मीनिंग ऑफ द टर्म ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। वी कैन ऑल्सो से ज्योग्राफी एज राइटिंग अबाउट अर्थ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, राइटिंग अबाउट द अर्थ। एंड इन शॉर्ट हम कह सकते हैं ज्योग्राफी एज द स्टडी ऑफ द अर्थ। तो इजी भाषा में अगर हम देखें तो ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया। द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ, क्योंकि अर्थ इज द होम ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो स्टडी ऑफ द अर्थ इज ज्योग्राफी। और जब मैं स्टडी ऑफ द अर्थ की बात करता हूँ तो ज्योग्राफी में बेसिकली हम लोग अर्थ की स्टडी करते हैं। तो जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम लोग माउंटेन्स के बारे में पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में हम लोग नदियों के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज ऑल दीज आर पार्ट्स ऑफ अर्थ। माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट। हम सिटीज के बारे में भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। इसके अलावा अर्थ में सिटीज भी मौजूद हैं, सिविलाइजेशन, सिटीज, सब वी स्टडी इन ज्योग्राफी। वी ऑल्सो स्टडी अबाउट
रोड्स, कल्चर्स, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन। सो दिस इज ज्योग्राफी। तो अब हमको बिल्कुल समझ में आ गया कि ज्योग्राफी जो है, इट मीन्स स्टडी ऑफ अर्थ। तो अर्थ में जो भी चीजें हैं, द स्टडी ऑफ इट फॉल्स अंडर ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में बेसिकली हम, देखो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ बहुत ज्यादा डाइवर्स है। अर्थ में बहुत सारे फिनोमिनाज हमको देखने को मिलते हैं। तो ज्योग्राफी में हम लोग वो सारे फिनोमिनाज को पढ़ते हैं विच टेक्स प्लेस ऑन अर्थ। तो ज्योग्राफी को आप दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो मोटा मोटा। एक है फिजिकल ज्योग्राफी, एक है ह्यूमन ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ की स्टडी करते हैं। जैसे अर्थ के अगर आप फिजिकल फीचर्स की बात करो तो वहां पे अर्थ में हमको माउंटेन्स, रिवर्स, प्लेन्स, प्लेटोस, ये सब देखने को मिलता है। सो दीज आर लाइक फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल ज्योग्राफी में वी स्टडी अबाउट दिस फिजिकल फीचर्स। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग तो ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि अगर हम अर्थ की बात करें तो एक तो है नेचर, एक है ह्यूमन। नाउ ह्यूमंस हैव एन इम्प्रिंट ऑन द नेचर एंड नेचर इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमन। तो बोथ आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। जैसे हम लोग नेचर पे अपना एक छाप छोड़ रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ग्लोबल गैस को एमिट कर रहे हैं, तो हम नेचर पे एक गंदा छाप छोड़ रहे हैं। एंड उसका इन्फ्लुएंस भी हमको देखने को मिल रहा है। उसके बदले में नेचर अपना इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, लाइक क्लाइमेट चेंज। तो ह्यूमंस आर कॉन्स्टेंटली, लाइक दे आर ऑलवेज इंटरेक्टिंग विद द नेचर, एंड नेचर इज द एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। एंड ह्यूमन ज्योग्राफी में हम लोग ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, लाइक द कल्चर, द पॉपुलेशन, द एग्रीकल्चर, सिटीज के बारे में पढ़ना, वो सब आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होता है। तो अब हमको थोड़ा फील आया कि ज्योग्राफी आखिरकार है क्या, और ये टर्म आया कैसे, बिकॉज ऑफ एंशियंट ह्यूमन क्यूरियोसिटी। और ये जो टर्म है जियोग्राफी, इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। जियो का मतलब है अर्थ, ग्राफिन का मतलब है टू राइट, डिस्क्राइब और ड्रॉ। अब इस टर्म को कॉइन किसने किया वो भी हम देख लेते हैं। हु कॉइंड दिस टर्म? सो द टर्म वाज कॉइंड बाय एरेथोस्थीन्स। ये एरेस्थोथीन्स जो हैं, ये ग्रीक स्कॉलर हैं। इन्होंने ही ये टर्म कॉइन किया ज्योग्राफी। जो एरेथोस्थीन्स, ये लाइक 276 बिफोर क्राइस्ट एरा से लेके, मतलब जीसस क्राइस्ट के आने से पहले, बिफोर क्राइस्ट एरा, 19194 BC। तो एरेथोस्थीन्स वाज द फर्स्ट ग्रीक स्कॉलर जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया। इज द, लाइक ही वाज द फर्स्ट स्कॉलर known to use the term जियोग्राफिका। ये दो ग्रीक वर्ड वर्ड से मिलके बना है। एंड ज्योग्राफी का कहते कहते ये ज्योग्राफी बन गया। एराथोस्थिन्स की अगर हम बात करें तो ही वॉज अ ग्रीक स्कॉलर। वो मैथमेटिशियन भी था, एस्ट्रोनॉमर था, वो ज्योग्राफर भी था, एंड एलेक्जेंड्रिया नाम की जगह थी वहां पे वो लाइब्रेरियन था। तो ही वॉज द लाइब्रेरियन ऑफ एलेक्जेंड्रा, एलेक्जेंड्रिया। एरस एराथोस्थिन्स जो है वो बहुत ज्यादा शार्प था। मतलब ही परफॉर्म्ड टास्क दैट वेर सेंचुरीज अहेड ऑफ हिज टाइम। जैसे कि इन्होंने, ही कैलकुलेटेड द सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनकी, एराथोस्थिन्स की, कि उस जमाने में इन्होंने बहुत सटीक तरीके से अर्थ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट किया। इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने कैलकुलेट किया। वो बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है,
क्योंकि आप इमेजिन करो कि उस जमाने में हम बात कर रहे हैं 276 बीसीई से लेके 194 बीसीई। उस जमाने में कोई भी एज सच साइंटिफिक इक्विपमेंट्स नहीं थे, और साइंस उतना इवॉल्व भी नहीं हुआ था, क्योंकि न्यूटन वगैरह तो बाद में आए थे ना। ये जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, वो सब बाद में आए थे। ही ऑल्सो प्रिपेयर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्ड मैप्स। तो उस जमाने में इन्होंने वर्ड मैप बना लिया था। तो ही प्रिपेयर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्ड मैप्स। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि इनका रोल, ही इंट्रोड्यूस्ड ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स। तो स्टडी ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें तो इन्होंने अर्थ की स्टडी करना शुरू कर दिया। इन्होंने ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस किया, अर्थ के सरकमफेरेंस को कैलकुलेट किया, वर्ल्ड मैप बना लिया अपने जमाने का। तो इन्होंने बेसिकली साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करना शुरू किया मिथ से ऊपर उठ के, क्योंकि उस जमाने में भी लोगों में मिथ हुआ करता था। मिथ एक तरीके का अंधविश्वास आप मान लो। तो उससे ऊपर उठ के साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करके इन्होंने काफी सारी अचीवमेंट्स करी। ऐसे ऐसे टास्क इन्होंने परफॉर्म कर दिए जो कि दैट वेर सेंचुरीज अहेड ऑफ हिज टाइम। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि एरिस्टोथेन्स का अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ही ट्रांसफॉर्म्ड ज्योग्राफी फ्रॉम स्टोरी टेलिंग इनटू साइंस। तो अब हमको ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी का आइडिया लग गया। अब हम डिस्कस करेंगे जो एरिस्टो एरिस्टोथेन्स के जो बहुत बड़े कारनामे हैं, उसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइक द कैलकुलेशन ऑफ अर्थ सरकमफरेंस, ये काफी इंटरेस्टिंग है, इसको हम देखते हैं, फिर हम अपने कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिस इज द वर्ल्ड मैप। ये 200 बीसी का वर्ल्ड मैप है। जो हम कह रहे थे ना कि एराथोस्टेंस ने जो वर्ल्ड मैप बनाया था अपने जमाने का, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। डेफिनेटली ये उतना सटीक नहीं है, बट स्टिल एक काफी अच्छा एफर्ट आप कह सकते हैं कि अगर हम इस वर्ल्ड मैप को देखें, थोड़ा सा एनालाइज करें, उस जमाने का वर्ल्ड मैप है ये। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, यूरोप, लिबिया, ये जैसे यहाँ अफ्रीका का रीजन आ गया। ये एशिया, एशिया में यहाँ पे इंडिया है। यहाँ पे गैंगेस, जो गंगा नदी है वो है। नदियों का भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। ये अरेबिया, ओशंस के बारे में भी, अटलांटिक ओशन, नदरन ओशन। तो दिस वाज द वर्ल्ड मैप जो एराथोस्थिनिस ने उस जमाने में बनाया था। और हमने देखा ना कि किस तरीके से उन्होंने, उन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ को भी कैलकुलेट किया। अब हम देखते हैं कि कैसे कर दिया। आप खुद इमेजिन करो कि उस जमाने में जब उतने आधुनिक उपकरण नहीं थे, तो कैसे उन्होंने अर्थ के सरकमफेरेंस को मेजर किया। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि हाउ एराथोस्थेन्स मेजर्स द अर्थ। तो बेसिकली उन्होंने ये पाया कि साइन, ये एक जगह है, ये वाली जगह। सो दिस इज द अ प्लेस कॉल्ड साइन, जो कि मॉडर्न डे में इसको हम कहते हैं असवान, इस जगह का नाम है। ये सब इजिप्ट के पास में ही है, ये सारी जगहें। तो साइन जो विच इज द मॉडर्न डे असवान, यहाँ पे ये पाया गया। एराथोस्थिन्स की ऑब्जर्वेशन थी कि एट द नून ऑफ समर सोल्टाइस। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन करी थी एट द नून ऑफ समर सोल्स्टाइस। इसका मतलब क्या होता है कि साल में एक दिन ऐसा होता है जहाँ पे कि जो सन होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास में एकदम वर्टिकली अपनी रेस को फॉल कराता है। मतलब मतलब इसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स को हम
आने वाले कोर्सेस में जरूर पढ़ेंगे, ये सब आपका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है फिजिकल ज्योग्राफी का। बट अभी इनका ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि इन्होंने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ कैसे कैलकुलेट किया। तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एट द नून ऑफ समर सोल्टाइस ये पाया गया कि जो सन रेज हैं दे फॉल वर्टिकली। तो जब सन रेज वर्टिकली फॉल करती है एट साइन, जो साइन ये जो जगह है विच इज द मॉडर्न डे असवन, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत पास में है, जिसकी वजह से ये ऑब्जर्वेशन किया गया कि जो सन रेज है वो एकदम वर्टिकली फॉल करती है। तो अगर सन रेज वर्टिकली फॉल कर रही है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ये सन रेज है, ये एकदम वर्टिकली फॉल कर रही है, तो वर्टिकली फॉल करने का मतलब है कि इट विल कास्ट नो शैडो, नो शैडो। क्योंकि इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए थे, उन्होंने ये देखा कि एकदम आफ्टरनून में जो सन रेज पड़ रही है वो कोई भी शैडो कास्ट नहीं कर रही है। सो इट वॉज प्रूव्ड, ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस उनके हैं कि सिंस सन रेज कोई शैडो कास्ट नहीं कर रहे हैं, अगर वो किसी वर्टिकल पोल पे अगर सन रे गिर रहा है, कोई शैडो कास्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो एकदम वर्टिकली गिर रहा है। एंड उसी सेम पीरियड में अलेक्जेंड्रिया में जब ऑब्जर्वेशन किया गया, तो अगर इस तरीके से पोल रखा हुआ है तो हमको शैडो देखने को मिला। अगर ये पोल है तो हमको शैडो देखने को मिला है। तो ये पाया गया कि जो लाइट है, जो सन रेज है, वो एक एंगल बना रहे हैं 7 डिग्री का। तो ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम, उस सेम दौरान अलेक्जेंड्रिया जो कि एक दूसरी जगह है, वहां पे ये पाया गया कि सन रेज जो है वो थोड़ा सा एंगल बना रहे हैं, वो एकदम वर्टिकली फॉल नहीं कर रहे ऑन द पोल, रादर इट इज मेकिंग अ वेरी स्लाइट एंगल ऑफ 7 डिग्री। वो एंगल भी कैल मेजर किया गया। और ये जो 7 डिग्री है ये क्या है, कितना है? तो हमको पता है कि टोटल सर्कल मतलब 360 डिग्री होते हैं एक सर्कल में। तो 7 डिग्री की अगर हम बात करें, तो 7 डिग्री ऑफ 360 डिग्री, सो इट इज अराउंड 1/50 ऑफ अ सर्कल। तो 7 डिग्री बेसिकली 1/50 ऑफ अ सर्कल है। कहने का मतलब अगर ये सर्कल है तो 360 डिग्री इज द कंप्लीट सर्कल, 360 डिग्री इज द कंप्लीट सर्कल। और अगर मैं सिर्फ 7 डिग्री कंसिडर करता हूँ, लेट अस सपोज दिस इज द 7 डिग्री, अगर ये एंगल 7 डिग्री है, तो ये जो होगा हिस्सा सर्कल का, दिस विल बी 1/50 ऑफ अ सर्कल। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंट ये था कि अलेक्जेंड्रिया में ये पाया गया कि जो वर्टिकल पोल है इट इज कास्टिंग अ शैडो एंड दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 7 डिग्री, मतलब 1/50 ऑफ अ सर्कल। अब यहाँ पे ज्योमेट्री का यूज किया गया। ये पाया गया कि सिंस यहाँ पे रेज आर पैरेलल, ये एंगल, ये वाला जो एंगल है ना, दिस एंड दिस हैज टू बी इक्वल बिकॉज ऑफ अल्टरनेट। द रीजन फॉर दैट इज दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर आपने मतलब बेसिक ज्योमेट्री का मैं आपके साथ फैक्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि ये वाली एक लाइन जा रही है एंड एक लाइन ये जा रही है। अब ये दोनों पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों पैरेलल लाइन है तो पक्की बात है लाइन ज्वाइनिंग देन, तो ये दोनों एंगल को इक्वल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स का कंसेप्ट है ये। तो ये जो एंगल है और ये एंगल सेम होना चाहिए, इसका मतलब ये एंगल 7 डिग्री होगा, क्योंकि वो एंगल 7 डिग्री है। अगर ये एंगल 7 डिग्री है और हमको साइन और अलेक्जेंड्रिया के बीच में डिस्टेंस पता है, तो हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं। क्योंकि एंगल मुझे पता चल गया, मुझे ये एंगल पता चल गया कि साइन जो एंड अलेक्जेंड्रिया के बीच में एंगल 7 डिग्री है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड वी नो द डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज 5000 स्टेडिया। तो स्टेडिया वॉज द एक यूनिट ऑफ लेंथ है विच इज अराउंड 800 किलोमीटर। तो अब हम मैथ्स परफॉर्म करते हैं कि कैसे
एराथोस्थिनिस ने उस जमाने में साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस का यूज करके सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ निकाल दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 डिग्री ऑफ एन अर्थ इज 5,000 स्टेडिया, क्योंकि ये एंगल 7 डिग्री है और डिस्टेंस बिटवीन साइन एंड अलेक्जेंड्रिया इज 5,000 एंड 5,000 स्टेडिया इज बेसिकली व्हाट इट इज अराउंड 800 किलोमीटर। तो 7 डिग्री मतलब 800 किलोमीटर। अब हमको ये भी पता है कि 7 डिग्री इज 1/50 ऑफ अ सर्कल, बिकॉज 7 डिग्री इज 1/50 ऑफ अ सर्कल। सो 1/50 ऑफ अ सर्कल इज 5,000 स्टेडिया, विच इज अराउंड 800 किलोमीटर। तो वन सर्कल कितना हो जाएगा? तो 50 उधर ले जाएंगे, तो 50 इंटू 5,000 हो जाएगा, क्योंकि 1/50 ऑफ ए सर्कल की लेंथ हमने निकाल ली। 1/50 ऑफ ए सर्कल की लेंथ है 800 किलोमीटर। तो वन सर्कल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 5,000 स्टेडिया, विच विल बी अराउंड 40,000 किलोमीटर। तो एराथोस्थिनिस ने जो अर्थ का सरकमफेरेंस निकाला उस जमाने में वो था 40,000 किलोमीटर। ये 40,000 है, लगभग लगभग। एंड जो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करी गई है, क्योंकि अब तो हमारे पास इतने आधुनिक उपकरण आ गए हैं, बहुत इजीली हम सरकमफेरेंस अब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम एक्चुअल वैल्यू की बात करें, इट इज अराउंड 40,075। तो अब देखो कितना एक्यूरेट उसने मेजर किया था, काफी एक्यूरेट मेजरमेंट था उसका। तो लेस देन 2% एरर, लेस देन 2% एरर। तो ये एक बहुत बड़ा एक, इसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये 2200 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो 2200 साल पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। तो 2200 साल पहले सरकमफरेंस ऑफ अर्थ इसने कैलकुलेट कर लिया विद एरर लेस देन 2%। इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ऑफ दैट टाइम। एंड वहां से आप देखिए कि किस तरीके से ज्योग्राफी इवॉल्व हुआ। तो यहाँ से हम एक की आइडिया अपने साथ लेके चलेंगे। द की आइडिया विच वी शुड टेक विद अस इज ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन का था। उसने ऑब्जर्व किया कि हाँ, साइन में समर मतलब द सन रेज दे फॉल वर्टिकली, ये ऑब्जर्वेशन था। एंड अलेक्जेंड्रिया में इट मेड एन एंगल, शैडो शैडो था तो एक एंगल बना रहा था वो। तो ऑब्जर्वेशन प्लस मैथमेटिक्स, उसने मैथमेटिक्स का भी यूज किया क्योंकि वो मैथमेटिशियन था। उसने यहाँ पे अल्टरनेट एंगल का एकदम सटीक कॉन्सेप्ट यूज किया। एंड द स्टडी ऑफ अर्थ, सो ऑब्जर्वेशन मैथमेटिक्स प्लस स्टडी ऑफ अर्थ, इट गेव राइज टू समथिंग कॉल्ड एज साइंटिफिक ज्योग्राफी। सो वी सॉ द बर्थ ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी। तो जब साइंटिफिक ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस प्लस मैथमेटिक्स प्लस अर्थ, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस प्लस मैथमेटिक्स प्लस अर्थ लेड टू द बर्थ ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी। अब हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, क्योंकि ओरिजिन तो समझ में आ गया। अब इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, कि ज्योग्राफी इवॉल्व कैसे हुआ। सो वी लुक एट इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। तो काफी सारी स्टेजेस हैं इवोल्यूशन की, तो सारी स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे एक बाई एक, वन 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 बाई वन। सो द फर्स्ट स्टेज, तो स्टेज वन वाज द डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। तो अगर हम इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले आया डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, तो जैसा नाम बता रहा है यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी। सो हियर वी आस्क क्वेश्चंस लाइक व्हाट एग्जिस्ट, डिस्क्राइब करो
describe the things which we see, like what exists. So in descriptive geography, we describe whatever exists, like we describe the rivers, we describe the mountains, we describe the kingdoms. That is the descriptive geography. तो सबसे पहले तो ये तो मतलब हमको समझ में भी आता है कि हाँ भाई, लोगों ने जब चीजें देखनी शुरू करी तो उसी को डिस्क्राइब किया उन्होंने कि अच्छा क्या है नदी, नदी कैसे लगती है। अलग अलग प्रकार की नदी है, किसी का पानी थोड़ा सा कड़वा है, किसी का पानी बहुत मीठा है, कलर्स में भी वेरिएशन आपको देखने को मिल सकता है। तो दैट इज द थिंग, ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी। स्टेज 2 में इवोल्यूशन की अगर हम बात करें, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, द स्टेज 2 ऑफ इट वाज साइंटिफिक ज्योग्राफी। अब हम लोगों ने साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस करना शुरू किया, साइंटिफिक ज्योग्राफी। तो हम ये कह सकते हैं कि एराथोस्थेंस से पहले स्टेज 1 था, जहाँ पे लोगों ने प्रश्न पूछना शुरू किया। एंड एरिस्टोथेन्स ने जब उसने सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ को कैलकुलेट किया, तो एक तरीके से साइंटिफिक ज्योग्राफी का जन्म, द बर्थ ऑफ साइंटिफिक ज्योग्राफी वी सॉ। सो ड्यूरिंग हिज एरा we were at the stage 2 of the geography, that is the scientific geography. So scientific geography deals with questions like why does it exist there, why does it exist there. So in scientific geography we started dealing with climate. अब अगर कहीं नदी फ्लो कर रही है तो वहां पे क्लाइमेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है। लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म्स का बड़ा रोल है। अगर प्लेन अगर है तो पक्की बात है वहां नदी इजीली फ्लो कर सकती है, प्लेटो का ज्योग्राफी अलग होगा। सो व्हाई डज इट एग्जिस्ट देयर, अगर माउंटेन्स हैं तो प्लेटोज में माउंटेन्स होना बड़ा कॉमन माना जाता है। ओशंस। फिर स्टेज 3 आया ज्योग्राफी का, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, स्टेज 3। तो स्टेज 3 वॉज ह्यूमन ज्योग्राफी, क्योंकि अभी तक तो हम सिर्फ नेचर को पढ़ रहे थे, फिजिकल ज्योग्राफी। अब आया ह्यूमन ज्योग्राफी। So human geography started asking questions like how do humans interact with nature? जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नेचर के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी इज मोर अबाउट द interaction of the human beings with the nature, like how humans interact with the nature and how nature influences the humans, क्योंकि a major part of human life is based on the influence of the nature। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो खाना खाते हैं, वो ज्यादातर इट्स द रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचर, द वेदर कंडीशंस। बल्कि ऑक्यूपेशन भी आप जो कर रहे हो उसमें भी नेचर का बड़ा रोल है। सो नेचर डू इन्फ्लुएंसेस ह्यूमंस एंड द स्टडी ऑफ दैट इज ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में फिर वी स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट पॉपुलेशन, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन। फिर आया फाइनली स्टेज 4, जहां भी हम लोग हैं। एंड द स्टेज 4 इज द modern geography. So in modern geography, we ask questions like how do natural and human systems interact? How do natural and human systems interact? So this is the modern geography. In modern geography, we deal with GIS, अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, रिमोट सेंसिंग, जहाँ पे कि हम लोग नेचुरल सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल सिस्टम्स, क्योंकि ये सब जो रिमोट सेंसिंग है, जीआईएस है, ये सब आर्टिफिशियल सिस्टम्स हैं। सो इट इज इंटरेक्टिंग विद द नेचुरल सिस्टम। क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, सो ऑल दिस वी डील विद मॉडर्न ज्योग्राफी। तो सस्टेनेबिलिटी भी है, तो दिस इज द मॉडर्न ज्योग्राफी। तो हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, कि किस तरीके से हमने सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव ज्योग्राफी, जहाँ पे कि
व्हाट एग्जिस्ट, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर साइंटिफिक ज्योग्राफी आया, व्हाई डज इट एग्जिस्ट देयर, तो जहाँ पे हमने क्लाइमेट्स, लैंडफॉर्म्स, ओशंस के बारे में स्टडी करना शुरू किया। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में हाउ डू ह्यूमंस इंटरेक्ट विद द नेचर, population, urbanization, migration, and then finally the stage 4 is the modern geography. How do natural and human systems interact? जहाँ पे हमने सस्टेनेबिलिटी की बात करी, क्लाइमेट चेंज की बात करी, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, like how artificial systems are interacting with the natural systems. So this is the evolution of geographical thought. अब हम एक और काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करते हैं, दैट इज contributions of Greek scholars to geography, क्योंकि यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट स्कॉलर्स हम डिस्कस करेंगे जो आपको पता होना चाहिए। तो contributions of Greeks to geography, बेसिकली ग्रीक्स दे लेड द फाउंडेशन, क्योंकि जो ओरिजिन है, द टर्म भी, वो भी एक ग्रीक स्कॉलर ने ही खोजा था। जो ज्योग्राफी जो टर्म है, जो दो ग्रीक वर्ड वर्ड से बना है, सो ग्रीक्स, द ग्रीक स्कॉलर्स दे लेड द फाउंडेशन, ग्रीक्स लेड द फाउंडेशन। तो हम एक एक करके स्कॉलर देखते जाते हैं। तो वी हैव होमर, हु इज अ ग्रीक स्कॉलर। इनके कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो इन्होंने कुछ डिस्क्रिप्टिव अकाउंट्स इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। देन वी हैव हेकाटियस, जिन्होंने अर्ली मैप्स में काफी काम किया। दीज ऑल आर ग्रीक स्कॉलर्स, so we are discussing the Greek scholars and their contributions. एक और काफी पॉपुलर ग्रीक स्कॉलर है, हेरोडोटस, हेरोडोटस। अब इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, बट इन्होंने ज्योग्राफी में भी काम किया है। तो ही इज द फादर ऑफ हिस्ट्री, एंड इन्होंने ज्योग्राफी में भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं, लाइक ही रिकॉर्डेड ट्रैवल अकाउंट्स, ही डिस्क्राइब्ड he described various regions, and he explained cultures and societies. फिर अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीक स्कॉलर, दैट इज एरिस्टोटल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे के सारे ग्रीक स्कॉलर्स हैं, एरिस्टोटल। इनके अगर हम कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, तो इनके भी बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। ही एक्सप्लेन्ड अर्थ एज स्पेरिकल, ही इन्फ्लुएंस्ड द नेचुरल साइंसेस, he developed logical reasoning. Then we also have एराथोस्थेनिस, जिन्होंने ज्योग्राफी जो टर्म है उसको कॉइन किया था। ही कॉइंड द टर्म ज्योग्राफी। दो और ग्रीक स्कॉलर्स हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, हिप्पारकस, जिन्होंने लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में कंट्रीब्यूशन दिया था। एंड फाइनली जो आखिरी ग्रीक स्कॉलर, दैट इज प्लोटमी। हो सकता है मैं इसका इनका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रहा हूँ, तो मैं चेक कर लूँगा, बट ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीक स्कॉलर। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है ज्योग्राफी में। ही प्लेड अ मेजर रोल इन साइंटिफिक मैपिंग, एंड ऑल्सो ही प्लेड अ, like his work influenced cartography, his work influenced word cartography for more than 1000 years. इसके अलावा एक इटालियन स्कॉलर भी है, दैट इज गैलीलियो गैली। तो गैलीलियो गैली तो आपको पता ही होगा, बड़ा पॉपुलर, बट ही इज अ इटालियन स्कॉलर। इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। गैलीलियो गैली 16th एंड 17th सेंचुरी में थे, लाइक इन द ईयर 1500 1600, लगभग न्यूटन का दौर था वो। मतलब उस समय तक काफी एक ठीक ठाक साइंटिफिक इवोल्यूशन हमको देखने को मिला। सो एट दैट टाइम, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ गैलीलियो,
द ज्योग्राफी वॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फॉर नियरली 1800 years। तो ज्योग्राफी में काफ़ी कुछ एस्टैब्लिशमेंट्स ऑलरेडी हो चुके थे, बट गैलीलियो ने भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया। इन्होंने टेलीस्कोप का यूज़ करके कुछ काफ़ी अच्छे ऑब्जर्वेशंस किए। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में इनका बहुत बड़ा योगदान है गैलीलियो का। एंड हेलियोसेंट्रिक थियरी में भी इन्होंने योगदान दिया, गैलीलियो। तो हमने देखा कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ ग्रीक्स टू ज्योग्राफी। अब हम एक काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन करते हैं कि ज्योग्राफी का सिविल सर्विसेज से क्या रिलेशन है। लाइक अब जैसे आप लोग सिविल सर्वेंट्स बनोगे, तो आपको ज्योग्राफी क्यों पढ़ने को कहा जा रहा है? आपका ज्योग्राफी का नॉलेज क्यों टेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखते हो तो वहाँ पे साफ साफ ज्योग्राफी की नॉलेज मेंशन्ड है। यू शुड बी गुड इन ज्योग्राफी। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी इन सिविल सर्विसेज। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन होने वाला है। सो ज्योग्राफी एंड इंडियन सिविल सर्विसेज, तो लेट अस अंडरस्टैंड इट। देखो, ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, ज्योग्राफी इज एवरीवेयर। ज्योग्राफी इज एवरीवेयर। सो ज्योग्राफी इज बेसिकली द ब्रिज दैट कनेक्ट्स द नेचुरल साइंस with the social science. So geography connects the natural science with the social science. अगर हम नेचुरल साइंस की बात करें, वी हैव जियोलॉजी विच इज अ नेचुरल साइंस, मेटीरियोलॉजी। तो देखो, ज्योग्राफी में हमको पता है ना, फिजिकल ज्योग्राफी होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी होता है। तो हम ज्योग्राफी में ये सब चीजें पढ़ते हैं, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, इकोलॉजी एंड मेनी मोर। तो ज्योग्राफी में हम लोग नेचुरल साइंस पढ़ते हैं। हम लोग ओशंस के बारे में पढ़ते हैं, वेदर क्लाइमेट्स के बारे में पढ़ते हैं, मेट्रोलॉजी। जियोलॉजी, अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ के सरफेस के बारे में। इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, एंड मेनी मोर। तो ज्योग्राफी में हम लोग नेचुरल साइंसेस की स्टडी करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में तो हम नेचर के बारे में ही पढ़ते हैं। एंड देन ज्योग्राफी ऑल्सो contains an element of social science, and in that we study the how humans interact with the nature। तो हम सोशोलॉजी भी डिस्कस करते हैं, सोसाइटीज के बारे में पढ़ते हैं, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि ज्योग्राफी में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, मैन मेड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं। तो जहाँ रिसोर्स आता है, इकोनॉमिक्स इज जस्ट लाइक हाउ वी आर मैनेजिंग द रिसोर्सेस। The science and the art of managing the resources is what is dealt by the economics. So it has to play a, like geography influences it. Political science में भी geography का रोल है, एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो हमने देखा कि अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी इज एवरीवेयर। ज्योग्राफी इज बेसिकली द ब्रिज विच कनेक्ट्स द नेचुरल साइंस विद द सोशल साइंस। तो ज्योग्राफी में हम लोग नेचुरल साइंस भी पढ़ते हैं, लाइक जियोलॉजी, मेट्रियोलॉजी, ओशनोग्राफी, इकोलॉजी। दे ऑल फॉल अंडर ज्योग्राफी। एंड हम सोशल साइंसेस भी पढ़ते हैं, जहाँ पे कि सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इवन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, इट हैज कनेक्ट्स विद द ज्योग्राफी। तो यहाँ से हमको इम्पोर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी समझ में आ रहा है। अब अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, इट इज नॉट मियरली द स्टडी ऑफ प्लेसेस। मतलब ज्योग्राफी में सिर्फ हम प्लेसेस के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी। ज्योग्राफी, क्योंकि काफी सारे जो बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी अपनी जर्नी शुरू करी है, जिन्होंने अभी ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया है, उनके अंदर एक मिथ है। उनको लगता है कि ज्योग्राफी का मतलब है प्लेसेस के बारे में पढ़ना। बट ज्योग्राफी इज नॉट जस्ट अबाउट द स्टडी ऑफ प्लेसेस, rather it is the systematic study
इट इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द अर्थ। तो ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द अर्थ, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे साइंटिफिक फिनोमिनाज भी डिस्कस करते हैं जो कि अर्थ में हमको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ज्योग्राफी इज अ नेचुरल साइंस। ज्योग्राफी में सारे फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस हैं वो आप पढ़ोगे। मेट्रोलॉजी में तो कितना ज़्यादा उसका एप्लीकेशन है, क्योंकि फिजिक्स लग रही है हर जगह पे। तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट। तो ज्योग्राफी में हम अर्थ की स्टडी करते हैं, अर्थ के एनवायरनमेंट की भी स्टडी करते हैं। एंड ज्योग्राफी इज ऑल्सो द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमंस, especially the relationship between humans and their surrounding, that is geography। लाइक ज्योग्राफी में हम लोग इंटरेक्शन पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमंस दे इंटरेक्ट विद द नेचर, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड देयर सराउंडिंग्स, हाउ ह्यूमंस इंटरेक्ट विद द नेचर एंड हाउ नेचर इन्फ्लुएंसेस द ह्यूमंस। क्योंकि ये जितने भी सिविलाइजेशंस हैं या आज का भी दौर है, उसके फॉर्मेशन में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। आज जो भी हम लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, जितना भी कल्चर बना है, उसमें ज्योग्राफी का बड़ा रोल है। जो फूड हैबिट्स हमारी है, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाते हो तो नॉर्थ ईस्ट में मोमोज बड़े फेमस हैं, या कुछ स्पेशल वहाँ की रेसिपीज बड़ी फेमस है। उसका रीजन ज्योग्राफी है, क्योंकि वहाँ का वेदर कंडीशंस प्लस वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है, वहाँ पे जो भी क्रॉप्स उगाए जाते हैं, प्लस वहाँ का वेदर कंडीशंस, इट इन्फ्लुएंसेस द फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स। द जो कपड़े हम पहनते हैं या जो कल्चर, जो भी कल्चर का इवोल्यूशन है, उसमें ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है। ये जितने भी कल्चर्स हैं, और अच्छी बात क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कल्चर चेंज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हर कोई सेम कल्चर फॉलो कर रहा है। इंडिया में तो कितनी डाइवर्सिटी है। ना केवल इंडिया, आप किसी भी कंट्री में जाओ, कहीं किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जाओगे, जैसे ही आप थोड़ा सा ट्रैवल करोगे, एकदम ड्रास्टिक चेंज इन द कल्चर आपको देखने को मिलेगा। लोगों का रहने का तरीका, लाइफस्टाइल, उनकी जो थॉट प्रोसेस, उनका बिलीफ सिस्टम, एंड ऑल दिस इज ड्रिवन बाय geography। All this is governed by geography। So it tells us कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का मतलब है इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, टू ग्रीक वर्ड से मिलके ज्योग्राफी वर्ड बना है, स्टडी ऑफ अर्थ। एंड जब मैं स्टडी ऑफ अर्थ की बात करता हूँ तो मैं सिर्फ सिर्फ अर्थ की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब नेचुरल साइंस में अर्थ की भी स्टडी कर रहा हूँ, मैं अर्थ के एनवायरनमेंट की भी स्टडी कर रहा हूँ। क्योंकि अर्थ को इन्फ्लुएंस कौन करता है? उसका एनवायरनमेंट, नेचर। तो अर्थ की स्टडी करना, अर्थ के एनवायरनमेंट की स्टडी करना, सिस्टमैटिक स्टडी, एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द ह्यूमंस विद द नेचर, दैट इज ज्योग्राफी। तो अब हम देखते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज में इसका क्या इंपॉर्टेंस है ज्योग्राफी का। मतलब मोटा मोटा तो आइडिया आपको लग गया है, बट थोड़ा सा और हम डीप में जाके समझते हैं। तो जो भी सिविल सर्वेंट होता है, he must understand physical factors like rivers, mountains, climate. A civil servant must understand physical factors like rivers, mountains, climate. A civil servant must understand human factors like population, urban growth, agriculture. A civil servant must also understand strategic factors like borders, resources, and connectivity. And now the very big question is why he should understand all this? Because every major government policy has something to do with this। एक जब भी आप कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाते हो, कोई भी डिसीजन लेते हो, छोटे से छोटे लेवल में या बड़े से बड़े लेवल में, एक नेशनल लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे, जो भी आप डिसीजन लेते हो, दैट डिसीजन
is getting influenced by these factors: the physical factors, the human factors, the strategic factors. So we can say that every major government policy, every major government policy has a geographic dimension. And when I talk about geographic dimension, I'm talking about the physical factors, I'm talking about the human factors, I'm talking about the strategic factors. एंड ये फैक्टर्स बहुत सारे हैं, ये तो मैंने थोड़ा आपको आइडिया देने के लिए बस तीन तीन चार चार लिखे हैं. Physical factors, there are so many physical factors, there are so many human factors, there are so many strategic factors which influences or which has a role in every major government policy. Like for example, अगर हम कुछ एग्जाम्पल पॉलिसीज की बात करें भारत सरकार की, जल जीवन मिशन. अब इस पॉलिसी का मेन पर्पस क्या है? मान के चलो कि आपको कुछ भी नहीं पता, हम ज्यादा डिटेल में जाएंगे भी नहीं, मैं एक मोटा मोटा आइडिया लेंगे. तो जल जीवन मिशन हैज समथिंग टू डू विद द ड्रिंकिंग वाटर और सम वाटर. तो डेफिनेटली इस मिशन को तैयार करने में हमको पता होना चाहिए कि रिसोर्सेस अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ पे नदियाँ अवेलेबल है, प्लस एक आइडिया अबाउट द पॉपुलेशन कि किन लोगों को दिक्कतें हैं, क्योंकि जहाँ दिक्कतें हैं वहीं तो हमको फायदा पहुंचाना है. तो सर्वे किया, फिर स्पेशल एनालिसिस किया कि अच्छा दीज आर द रीजन्स वेयर देर इज अ वाटर स्कैरसिटी. नाउ हाउ वी कैन eliminate the problem. So we will identify the water resources nearby. We will try to find connectivity, how we can supply the water. So this is just like मैं बहुत लेमैन टर्म्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, लाइक आइडिया दे रहा हूँ आपको. इसी तरीके से कितने सारे गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, पीएम गति शक्ति. तो कोई भी आप पॉलिसी अगर आप लेते हो तो वहां पे ज्योग्राफी का बड़ा रोल है. तो ज्योग्राफिक डायमेंशन has something to do with it and something very important. So geographical dimensions, smart cities, river linking. तो यहाँ पे ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है in all these major dimensions. Even climate adaptation, climate, क्योंकि रिसोर्स अवेलेबिलिटी इज अ ज्योग्राफिकल डायमेंशन. क्योंकि ज्योग्राफी में हम लोग रिसोर्स की मैपिंग करते हैं. इकोनॉमिक्स इज अबाउट रिसोर्स मैनेजमेंट, कि डिमांड एंड सप्लाई को बैलेंस करना. बट रिसोर्स मैपिंग इज द ज्योग्राफिकल डायमेंशन. एंड कोई भी पॉलिसी आप बनाते हो तो सबसे पहले आप रिसोर्स मैप करते हो, कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं. अब अगर हमारे पास रिसोर्सेस की शॉर्टेज है तो कैसे उसको फुलफिल करेंगे. इवन इन डिजास्टर मैनेजमेंट ज्योग्राफी प्लेज अ रोल. तो हमने देखा इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, हमको अब पता चल गया, फील आ गया कि हाँ भाई, ज्योग्राफी एंड इंडियन सिविल सर्विसेज हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्ट. A civil servant must be very good in geography because the geography becomes the foundation of public administration and planning. Geography जो है, it becomes the foundation of public administration and planning. And हम ये कह सकते हैं कि geography is the science. मैं लिख देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ. Geography is the science of spatial decision making. Geography is the science of देखो हिस्ट्री इज टेम्परल. टेम्परल डिसीजन में, टेम्परल मतलब टाइम, हिस्ट्री का टाइम से लेना देना है. एंड ज्योग्राफी का स्पेस से लेना देना है. स्पेस मतलब वो वाला स्पेस नहीं कि आप दूसरे ग्रह पे चले गए, वो वाला स्पेस नहीं. स्पेस मतलब कि जैसे अर्थ है तो डिस्टेंस, आप स्पेस को डिस्टेंस से देखो कि कैसे कैसे डिस्टेंस वेरी करने से चीजें वेरी हो रही है. दैट इज द स्पेशल डिसीजन मेकिंग. एंड बिकॉज वी नो दैट अर्थ इज सो डाइवर्स, थोड़े से आप लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स बदल दोगे, ना केवल ह्यूमन बिहेवियर बल्कि
फिजिकल फीचर्स भी बदल रहे हैं। तो स्पेशल डिसीजन मेकिंग, तो जब भी स्पेशल डिसीजन मेकिंग की बात आती है तो ज्योग्राफी इज द साइंस फॉर दैट। एंड टेम्परल डिसीजन मेकिंग की हिस्ट्री में कुछ सालों पहले इस जगह पे ये घटा, तो क्या अब घट सकता है। सो टेम्परल डिसीजन मेकिंग में हिस्ट्री की नॉलेज काम आती है। सो ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ स्पेशल डिसीजन मेकिंग। क्योंकि मान के चलो कहीं अगर डिजास्टर होता है तो कहाँ हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले कहाँ हो रहा है। अगर एक रिमोट विलेज में हो रहा है तो वहाँ की प्लानिंग एकदम डिफरेंट होगी, क्योंकि वहाँ पे वो रिसोर्सेस होंगे ही नहीं। वहाँ पे पता चला हॉस्पिटल्स ही नहीं है, तो जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, उनको शहरों में लेके आना पड़ेगा। तो वहाँ की प्लानिंग विल इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ लॉजिस्टिक रिसोर्सेस। और किसी अगर बड़े शहर में डिजास्टर हो रहा है तो वहाँ की प्लानिंग डिफरेंट होगी। वहाँ पे रिसोर्सेस ऑलरेडी पर्याप्त मात्रा में हैं। सो ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ स्पेशल डिसीजन मेकिंग। कोई भी आप पॉलिसी बनाते हो तो वहाँ पे वो पॉलिसी कहाँ आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, उस जगह का बहुत बड़ा रोल है। स्पेशल डिसीजन मेकिंग उस जगह में, जिस जगह पे आप कुछ पॉलिसीज बना रहे हो, द प्लेस हैज अ रोल टू प्ले। उस प्लेस में द फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट प्लेस, क्या वो एक प्लेन में वो प्लेस मौजूद है, प्लेटो में मौजूद है, आसपास लेक्स, रिवर्स, वहाँ की वेदर कंडीशंस, वहाँ का एनवायरमेंटल थिंग्स, तो द फिजिकल फीचर्स ऑफ दैट प्लेस। एंड नॉट जस्ट द फिजिकल फीचर्स बट ऑल्सो द ह्यूमन फीचर, ह्यूमन एस्पेक्ट। वहाँ की उस प्लेस की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पे कल्चर लोग क्या फॉलो करते हैं, लोगों की लाइफस्टाइल, हाउ द पीपल आर इंटरेक्टिंग विद द नेचर, हाउ द पीपल आर इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। क्या उस जगह पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं विच आर कॉजिंग हार्म। सो दैट इज द आइडिया। सो geography is the science of spatial decision making and hence geography is a very important subject for a civil servant. अब हम देखते हैं यूपीएससी वैल्यू एडिशन, लाइक किस प्रकार से ये जो कोर्स है आपकी यूपीएससी की तैयारी में वैल्यू ऐड करेगा। अगर आप इस पॉइंट तक आ गए तो डेफिनेटली आपने काफ़ी एफर्ट्स लगाए होंगे, आपने बहुत पेशेंटली मुझे सुना, इस कोर्स को आपने अटेंड किया और आपने कॉन्सेप्ट समझे। तो आपको रिवार्ड क्या मिलेगा आपकी यूपीएससी की तैयारी में, परीक्षा की तैयारी में आपको क्या वैल्यू एडिशन मिलेगा वो भी देख लेते हैं। यूपीएससी वैल्यू एडिशन, तो डेफिनेटली ज्योग्राफी का तो बहुत बड़ा रोल है, हमने ऑलरेडी देखा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, यूपीएससी रिलेवेंस, तो प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में ज्योग्राफी का क्या रोल है, फिजिकल ज्योग्राफी। अब आपको इस कोर्स को अटेंड करने से ज़रूर आपको फील आया होगा कि फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है। तो आपको इंपॉर्टेंस समझ में आया, इंपॉर्टेंस समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अब आपका मन लगेगा पढ़ने में, अब आप फिजिकल ज्योग्राफी को फील करोगे। इंडियन ज्योग्राफी, तो प्रीलिम्स में फिजिकल ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, क्योंकि इस कोर्स में हमने ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी की बात करी। तो एक थॉट प्रोसेस, एक माइंडसेट आपको पता चला कि किस तरीके से ज्योग्राफी इवॉल्व हुआ, फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव टू साइंटिफिक टू ह्यूमन टू मॉडर्न। फिर मैपिंग, मैप्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड एनवायरनमेंट, प्रीलिम्स में तो एनवायरनमेंट के बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं विच इज लिंक्ड विद द करंट अफेयर्स। मेंस में तो GS1 में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, जिसमें कि हम डिस्कस करते हैं रिसोर्सेस के बारे में। अब आपको आइडिया लग गया कि नेचुरल रिसोर्सेस, मैन मेड रिसोर्सेस। तो ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैपिंग द रिसोर्सेस, कि कौन सा रिसोर्सेस कहाँ पे पाया जाता है, रिसोर्स मैपिंग। ज्योग्राफी में हम लोग अर्बनाइजेशन भी डिस्कस करते हैं, लाइक हाउ ह्यूमंस आर इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग। तो अर्बनाइजेशन में क्या होता है कि लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ पीपल इन स्मॉल एरियाज, मतलब शहरों में लोग बस रहे हैं,
क्लाइमेट चेंज, कुछ बहुत कॉमन थीम्स हैं, वो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर आपकी होनी चाहिए, क्योंकि वो कॉमन थीम्स आप बहुत सारे आंसर्स में यूज कर सकते हो। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, हालांकि ये इसको मैं GS1 नहीं लिखता हूँ, सिर्फ मेंस लिखता हूँ, क्योंकि GS3 का भी पार्ट है ये, डिजास्टर मैनेजमेंट, तो ऐसे मेंस हम लिख लेते हैं। ये तो मैं एकदम बहुत ब्रीफ लिख रहा हूँ, इन रियलिटी तो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने देखा ना ज्योग्राफी इज एवरीवेयर। तो ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस आपको पॉलिटिकल साइंस में भी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स में तो है ही, एथिक्स में भी है उसका इन्फ्लुएंस, ऐसे के पेपर में भी ज्योग्राफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी, इस कोर्स में हमारा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन था origin of geography and evolution of geography, and to give you an idea that what exactly is geography and the importance of that, so that एक मोटिवेशन आपको मिले, आप पढ़ने में आपको मन लगे। क्योंकि कल को अगर आप जैसे एक सिविल सर्वेंट बनोगे, तो आपके ऊपर कितनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी, आपके एक डिसीजन से कितना बड़ा आपका आप इम्पैक्ट क्रिएट करोगे, तो उस डिसीजन में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल होगा, स्पेशल डिसीजन मेकिंग। ऐसे में जब आप सस्टेनेबिलिटी की हम बात करते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखो सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करें सो दैट फ्यूचर जनरेशन को भी पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेस मिले। लाइक वी शुड मैनेज रिसोर्सेस इन सच अ वे दैट कीपिंग इन माइंड आवर फ्यूचर जनरेशन, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। ऐसा ना हो कि हमने तो सारे रिसोर्सेस कंज्यूम कर लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सस्टेनेबिलिटी, अब सस्टेनेबिलिटी में ज्योग्राफी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आपको पता है कि कौन से रिसोर्सेस कहाँ अवेलेबल है, कितनी मात्रा में अवेलेबल है, तभी तो आपको पता चलेगा कि किन जगह पे फोकस करने की जरूरत है। आपको पता चलेगा कि इन रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा कंजम्पशन हो रहा है, एंड यहाँ पे हमको फोकस करने की जरूरत है, एंड फिर उस तरीके से आप आगे कदम उठा पाओगे। एंड एनवायरमेंट एंड इंटरव्यूज में भी बहुत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स में हर कोर्स में आप देखोगे कि मैं बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स जानबूझ के डिस्कस करूंगा, सो दैट ये आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, तभी आप आंसर राइटिंग कर पाओगे अच्छे से। इंटरव्यूज में मेनली वो लोग लोकल ज्योग्राफी के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ बिलोंग करते हो, यू आर फ्रॉम विच प्लेस, एंड फिर वहाँ की ज्योग्राफी टेस्ट करते हैं। तो लोकल ज्योग्राफी तो आप जिस जगह पे हो वहाँ की भी ज्योग्राफी थोड़ी आप देखो, स्टडी करो। एंड रीजनल डेवलपमेंट्स, तो इंटरव्यूज में लोकल ज्योग्राफी एंड रीजनल डेवलपमेंट्स को टेस्ट किया जाता है। तो दिस इज द यूपीएससी रेलेवेंस। अब पिछले कुछ सालों में एक हमको यूपीएससी में ट्रेंड भी देखने को मिला है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ पे कि ये पाया गया कि देयर वर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फाउंडर्स ऑफ डिसिप्लिन्स, ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स। और अब की बार जैसे 2026 का जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ, उसमें तो उन्होंने हद ही पार कर दी, कि नोबल लॉरिएट के बारे में इनडायरेक्टली पूछा कि उन्होंने यूके से ये पढ़ाई करी, ये किया वो किया, बताइए कौन है वो। तो वहां भी इनडायरेक्टली ज्योग्राफी को इन्वॉल्व किया। तो यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन द ओरिजिन ऑफ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स, यूपीएससी इज टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ फाउंडर्स ऑफ डिसिप्लिन्स। ये बेसिकली आपके क्षमता बताती है कि आप लोगों के बारे में कितनी जानकारी रख सकते हो, स्पेशली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप सर्विस में आओगे तो कितने सारे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स को आपको मद्देनजर रखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 2026 की बात करें या मॉडर्न डे की बात करें,
तो डोनाल्ड ट्रंप कितना, उसका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिलता है। तो क्या आपके अंदर क्षमता है टू नो, लाइक कीप इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सनैलिटी, important facts can you digest? And that is a very important skill that you should have, because those small information can play a huge role in framing a policy. Greek contributions, ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया इस कोर्स में। तो यूपीएससी इज इंटरेस्टेड इन टेस्टिंग द नॉलेज ऑफ ग्रीक contributions to knowledge, and also evolution of geography as a discipline. एंड नॉट ओनली जस्ट ज्योग्राफी, लाइक दे आर इंटरेस्टेड कि हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुआ, पॉलिटिकल साइंस कैसे इवॉल्व हो रहा है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड एवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज मोर अबाउट, अगर हम मॉडर्न पॉलिटी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, एंड जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है डिजिटल फैक्टर। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वहाँ उस समय कुछ भी डिजिटल नहीं था, बट अब डिजिटल की वजह से डिजिटल इकोनॉमी की हम लोग बात करते हैं, हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, हम लोग डेटा की बात करते हैं, हम लोग डेटा सॉवरेनिटी की बात करते हैं, डिजिटल सॉवरेनिटी की बात करते हैं, डिजिटल कॉलोनिज्म की बात करते हैं, डेटा कॉलोनिज्म की बात करते हैं। तो दीज आर लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। so दिस इज द इवोल्यूशन, so दिस इज द यूपीएससी ट्रेंड। तो इसके तहत कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी। अब आपको पता ही चल गया है फादर ऑफ ज्योग्राफी, जिसने जो टर्म है ज्योग्राफी उसको कॉइन किया था, एराथोस्थेनिस। अब फिर पूछेंगे कि फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। तो कुल मिला के अब हमको समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों पे भी हम ध्यान रखेंगे। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, फर्स्ट वर्ल्ड मैप, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कॉन्सेप्ट्स। तो इन एस्पेक्ट्स पे प्रश्न पूछे जाते हैं स्पेशली इन प्रीलिम्स। अब जैसे क्वेश्चन है कि द टर्म ज्योग्राफी वॉज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन, ग्रीक, रोमन, संस्कृत। तो नाउ वी नो दैट ज्योग्राफी, द टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक, सो ग्रीक इज द आंसर। सो मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी के बारे में पूछा है, स्टडी ऑफ ह्यूमंस, स्टडी ऑफ एटमॉस्फियर, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ एंड स्टडी ऑफ ओशंस। तो ज्योग्राफी का असली मतलब है, द मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी की बात करें, द टर्म दैट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब हमको मतलब होपफुली अब आप कन्विंस हो गए कि अगर आपने ये कोर्स सिंसियरली अटेंड किया है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है अपने प्रिपरेशन में, यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो साथियों, फाइनली हम लोगों ने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिली होगी। सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग courses. Thanks for watching. Thanks for your time.